हेलो स्टूडेंट्स, बेटा पिछले वीडियो के अंदर हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है, और वहां पर हमने इसकी दो एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम हमारी थर्ड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए वो थर्ड एप्लीकेशन क्या है। थर्ड एप्लीकेशन देखिए लिखा हमने टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। कहता है कि पोटेंशियोमीटर का यूज किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी किया जाता है। देखिए हमने पीछे जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी वो क्या थी बेटा, किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। दूसरी क्या थी, किन्हीं भी दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी पोटेंशियोमीटर का हम यूज करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं तो वो अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं। वैसे आपको इसकी कंस्ट्रक्शन पता है, लेकिन फिर वो थोड़ा रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ, और डायग्राम के अंदर जो चेंज आएगा वो भी देखते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक कांस्टेंट करंट सप्लाई कंटेनिंग ए ड्राइवर सेल एडी। कहता है कि कांस्टेंट करंट सप्लाई, ठीक है, यानी कि एक बैटरी जिसका ईएमएफ कितना हो ईडी, ठीक है, वो कनेक्टेड होगी एक मिलीमीटर कनेक्टेड होगा एंड ए रियोस्टेट। आर इसका मतलब है यहाँ पर रियोस्टेट इज कनेक्टेड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। कहता कि पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस क्या जुड़ा होगा, एक ड्राइवर सेल जिसका ईएमएफ कितना मान लिया है हमने ईडी, 1 मिलीमीटर और एक रियोस्टेट। किसके द्वारा जुड़े होंगे, किसी की K1 के द्वारा, ये K1 है, ठीक है, ये की है आपकी, इस की के द्वारा ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्टेड है। ओके, this cell whose internal resistance we want to measure is used with its positive terminal connected to the end A of wire, where positive terminal of driver cell is also connected। कहता है कि बेटा वो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उसका पॉजिटिव एंड किससे जुड़ा होगा, इस पॉइंट ए से। तो देखिए ये मैंने इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिखाई है, एक सेल दिखाई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं आपने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, स्मॉल आर से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये आपके सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस सेल का पॉजिटिव, ठीक है, इस सेल का पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला, ये किससे जुड़ा है, देखो डायरेक्टली एंड ए से जुड़ा है, और इस ए पॉइंट से ही ड्राइवर सेल का पॉजिटिव भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये ड्राइवर सेल का पॉजिटिव है, ये भी पॉइंट ए से ही कनेक्टेड है। ओके, the negative terminal of cell is connected to galvanometer and galvanometer is further connected to jockey। कहता है कि सेल का नेगेटिव दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर, सेल का नेगेटिव किससे जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वो किससे जुड़ा होगा, जॉकी के साथ, ठीक है। जॉकी को क्या करेंगे, इसको ऊपर हम स्लाइड करेंगे, यानी कि स्लाइडर भी कर सकते हो आप इसको। ओके, कहता है कि रेजिस्टेंस आर ऑफ नोन वैल्यू इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल थ्रू ए K2। कहता है कि और उसी प्रकार से हम क्या लेंगे, एक किसी नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस लेंगे और उस सेल के अक्रॉस हम इसको कनेक्ट कर देंगे थ्रू ए K2। कहता है कि की के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा सबसे ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होगी। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम वर्क करेंगे। हमने लिखा फर्स्ट द की K2 इज केप्ट ओपन। कहता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, की को ओपन रखेंगे, K2 की जो है, ठीक है, ये जो की आपको नजर आ रही है डायग्राम के अंदर, इस की को हम क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, इसको क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है, K2 को क्लोज नहीं करेंगे, K2 को हम ओपन रखेंगे, किसको क्लोज करेंगे, K1 को क्लोज करेंगे, ठीक है। एंड जो की स्लाइडेड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर टू डिटेक्ट द नल पॉइंट, और जो की को क्या करेंगे, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर इस प्रकार से स्लाइड करेंगे, ठीक है, और क्या फाइंड आउट करेंगे, नल पॉइंट। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोई नल पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम एंड ए ऑफ वायर इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। और कहता है कि इस एंड ए और इस बैलेंसिंग लेंथ के बीच जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंसिंग लेंथ। देखिए बेटा आप यहाँ आपके माइंड में आएगा कि सर ये जो कैपिटल आर हमने यहाँ पर लिया है, यानी कि नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगाया है, इसका क्या फंक्शन है। देखो जब K2 को हम ओपन रखेंगे तो ये कोई भी करंट इसके अंदर से ड्रा नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए सेल का ईएमएफ कितना है T, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, उसका ईएमएफ हमने कितना मान लिया, कैपिटल E।
तो जब K2 को आप ओपन रखेंगे तो ये कैपिटल R कोई फंक्शन नहीं करेगा, इस सेल के अंदर से कोई भी करंट विड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि इस सेल का ईएमएफ किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस बैलेंसिंग लेंथ L1 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इधर में लिखा है E इज प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, ये हम पीछे जो दो एप्लीकेशन पढ़ी थी उनके अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको डाउट रहता है कि कहां से आया तो उन एप्लीकेशन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। ठीक है, E क्या है यहाँ पर, वेयर E इज ईएमएफ ऑफ सेल, कहता है कि जहां पर कैपिटल E क्या है उस सेल का ईएमएफ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस डायग्राम को फिर से देखिए, सिंपली आपको कुछ चेंज नहीं है, यहां से लेकर इसके ऊपर जो डायग्राम है वो बेसिक डायग्राम आपका चेंज आया सिर्फ यहाँ पर। पीछे हम क्या करते थे, सिर्फ सेल जोड़ते थे यहाँ पर, जिसका ईएमएफ अपने को फाइंड आउट करना था। आज हमने क्या किया है, सेल के क्रॉस सेल ही है, अगर इसमें आपको पजल हो रहा हो तो सिंपली इसको सेल लगा लिख सकते हो बेटा। ठीक है, इसको सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट करके छोड़ सकते हो। ठीक है, बात वही है। अब सीधी सी बात है, जब सेल है तो आइडियल सेल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, अदरवाइज कोई भी सेल आप उठा लीजिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और इस सेल के अक्रॉस में क्या क्या है, यहाँ पर एक नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अंदर हमने क्या किया था बेटा, K2 को हमने ओपन रखा था और K1 को क्लोज किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए बेटा, यहां से अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने पीछे क्या किया था, K1 को क्लोज किया था, K2 को ओपन रखा था। अब देखिए हम क्या लिखा है नाउ कि K2 इज प्रेस्ड सो दैट रेजिस्टेंस कैपिटल R गेट इंक्लूडेड इन द सर्किट। कहता है कि इसके बाद हम क्या करेंगे, K2 को क्लोज करेंगे, K1 तो क्लोज रहेगा ही, K2 को भी क्लोज कर देंगे, यानी कि इस की को भी हम इंसर्ट कर देंगे। जब K2 को इंसर्ट करेंगे तो ये जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये भी सर्किट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इंक्लूड होने का अर्थ है ये जो कैपिटल रेजिस्टेंस R है ये इस सेल के अंदर से कुछ करंट विड्रॉ करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस सेल से कुछ करंट विड्रॉ होगा। ठीक है, मान लीजिए करंट कितना है, कुछ भी वटेवर आई या जो भी मानिए। ठीक है, अगेन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड टू मेजर द बैलेंसिंग लेंथ, और उसके बाद बिल्कुल उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट करेंगे जैसा कि हमने अभी तक किया था। यानी कि इस जोकी को इसके ऊपर हम स्लाइड करेंगे वायर के ऊपर और क्या फाइंड आउट करेंगे, नल पॉइंट। ठीक है, इस एंड ए से नल पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कह देंगे, बैलेंसिंग लेंथ। मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ आपकी कितनी है, L2, लेट इट इज L2। मान लीजिए वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L2। तो देखिए बेटा एक कंसेप्ट में पीछे का यूज करूंगा यहाँ पर। जब हमने क्या कहा था, जब किसी सेल से कोई करंट विड्रॉ हो रहा हो तो हम उसका ईएमएफ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है नाउ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हमने ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल V ऑफ द सेल फॉर एक्चुअल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैलेंसिंग लेंथ L2। तो कहता है कि मान लीजिए कि इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उस बैलेंसिंग लेंथ L2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू L2। ठीक है, यानी कि इस सेल का, अब देखो जब हमने इसको कैपिटल रेजिस्टेंस R जोड़ा तो ये जो R है इस सेल से कुछ करंट विड्रॉ करेगा। जब करंट विड्रॉ करेगा तो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस टाइम पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ है, यानी कि कितना डिक्रीज हुआ है उसके इक्वल होगा। तो कहने का मतलब क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू L2, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किस पर डिपेंड करेगा, उस बैलेंसिंग लेंथ L2 पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, E इज प्रोपोर्शनल टू L1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, इस केस में ईएमएफ किसके इक्वल था, बैलेंसिंग लेंथ के। लेकिन दूसरे केस के अंदर जब K2 को हमने इंसर्ट किया है, यानी कि जब कैपिटल R इस सर्किट के अंदर इंक्लूड है, उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस किसका प्रोपोर्शनल होगा, L2 का। तो क्या करें हम, टेकिंग रेशियो ऑफ बोथ इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस का इक्वेशन 1 और 2 का रेशियो ले लें तो किसके को आएगा बेटा, E/V। लेफ्ट साइड ऐसा ही होगा। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, E/V इज इक्वल टू में
L1 अपॉन L2। ठीक है, क्या होगा P अपॉन V इक्वल टू में L1 अपॉन L2। देखो बेटा, अब आपको ध्यान होगा हमने पीछे एक एक्सप्रेशन की थी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो हमने इसके अंदर V नो दैट internal resistance of cell is given by। ठीक है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने किससे लिखते थे? हम स्मॉल r इज इक्वल टू में E अपॉन V माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r क्या है पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, कैपिटल R क्या है जो भी सर्किट के अंदर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैपिटल R किया है। ठीक है, E अपॉन V यानी कि इसका ईएमएफ और टर्मिनल पोलर डिफरेंस का रेशियो और माइनस 1। तो देखिए आप, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, अब ये क्या आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर फ्री की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ऊपर लिखता हूं, क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन 4। 3 नंबर इक्वेशन को चारों पुट कर देंगे तो क्या आएगा, स्मॉल r एज इट इज इक्वल टू में E अपॉन V, E अपॉन V की जगह पुट कर देंगे हम L1 अपॉन L2। ठीक है, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R एज इट इज। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास L1 L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल R। इस रिलेशन की हेल्प से, ठीक है, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर की हेल्प से, जब आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जब आपको बोला जाए कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करके दिखाइए, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारी थर्ड एप्लीकेशन। अब हम पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन ए सेल ऑफ 1.8 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पोटेंशियोमीटर, then it is balanced across 200 cm length of potentiometer wire and another unknown cell across 1 cm length of wire। कहता है कि मान लीजिए इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कहता है कि जो पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस एक सेल जुड़ी हुई है जिसका ईएमएफ कितना है 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो जब इस सेल का हम यूज करते हैं तो हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो कितनी आती है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात, एंड अनदर अननोन सेल का मतलब है जिसका ईएमएफ हमें ज्ञात नहीं है, जिसका ईएमएफ हमें पता नहीं है। कहता है कि वो सेल 160 सेंटीमीटर लेंथ के अक्रॉस बैलेंस होती है, यानी कि उस सेल की बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 160 सेंटीमीटर। देन फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, तो उस अननोन सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए, अगर मैं आपका बनाता हूँ पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये ए एन है, ये बी एन है। इससे ऑब्वियसली बात है कि के जुड़ी हुई है, केवल कह लीजिए, और एक क्या जुड़ा है यहाँ पर, ड्राइवर सेल। ठीक है बेटा, इससे क्या जुड़ा है, मिलियमीटर, और मिलियमीटर फर्दर किससे जुड़ा है, एक रियोस्टेट से, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस आरएस से। ठीक है, अब क्या होता है, इस एंड ए के साथ, इस ए एंड के साथ एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका ईएमएफ कितना है 1.8 वोल्ट। ठीक है, दैट इज E1 मान लीजिए कितना है 1.8 वोल्ट। ओके, और जो दूसरी बैटरी जुड़ी हुई है इससे फर्दर आगे, उसका ईएमएफ अपने को ज्ञात नहीं, तो उसका ईएमएफ हमने क्या मान लिया यहाँ पर E2। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात, आगे फर्दर किससे जुड़े होंगे, किसी टू वे की से, किससे जुड़े होंगे आगे फर्दर, किसी गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर फर्दर किससे जुड़ा होगा आगे, किसी जोकी से। ठीक है, तो यहां पर देखिए गिवन क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन दैट अपने को क्या दिया गया E1। ठीक है, E1 यानी कि जो फर्स्ट सेल है उसका ईएमएफ गिवन है, मतलब कितना है 1.8 वोल्ट। ठीक है बेटा, E2 अपने को क्या करना है, फाइंड आउट। दूसरी बात, L1 दी गई है। जब इस सेल का हम यूज करेंगे, यानी कि 1, 2 और 3, जब 1 और 3 के बीच में क्या होगा, कनेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि 1 और 3 एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो उस टाइम पर आपको कौन सी सेल काम करेगी, E1। तो उस टाइम पर जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 200 सेंटीमीटर। दैट इज L1 गिवन है कितना है 200 सेंटीमीटर।
ठीक है बेटा। जब हम क्या करेंगे, इस 1 और 3 टर्मिनल को आपस में हटा देंगे और 2 और 3 को आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर आपकी E2 सेल काम करेगी और उस टाइम की बैलेंसिंग लेंथ आपको गिवन है कितनी है, 160 सेंटीमीटर। दैट इज L2 इज आल्सो गिवन कितनी है, 160 सेंटीमीटर। देखो ये डायग्राम किसके अंदर आया था, जब हम दो सेल्स की को कंपेयर कर रहे थे, तो उस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। वो फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू में L1 अपॉन L2। देखो आपको E1 गिवन है, L1 गिवन है, L2 गिवन है, तो E2 की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, पुट कर दीजिए सब वैल्यूज। E1 की वैल्यू कितनी है 1.8, तो 1.8 अपॉन E2 इज इक्वल टू में L1 की वैल्यू कितनी है 200 सेंटीमीटर, 200, और L2 की वैल्यू कितनी है 160। ठीक है बेटा, अपने को तो क्या चाहिए E2, तो इस E2 को उधर ले जाओ इक्वल के और बाकी को इधर ले आओ, तो क्या जाएगा 160, तो 1.8 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, 1.8 इंटू में 160 आपको 200 नीचे आ जाएगा और E2 कितना जाएगा यहाँ पर। इस डेसिमल को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई, इसमें हट जाएगा, ठीक है। काट दो इसको, 0 1 0 से 0 गई, ठीक है। अब इसको काटते हैं 2 से, देखिए 4 से काट देते हैं और 2 से काटते हैं, चलिए 2 9 जा 18, ठीक है, यानी कि 2 में 18, 2 से काटोगे तो कितना आ गया 100। फिर क्या करें हम, 4 से काट दें, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, ठीक है बेटा। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो E2 देखिए क्या आएगा इधर, E2 इज इक्वल टू में 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 इधर ले लेता हूँ, E2 इज इक्वल टू में 36 अपॉन 25, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें आ जाएगी, वोल्ट के अंदर, यानी कि दूसरी सेल का ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट ए सेल इज बैलेंस्ड अक्रॉस 240 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर बाय। कहता है कि एक पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट के दौरान कहता है कि एक सेल है वो कितनी लेंथ के ऊपर बैलेंस होती है, 240 सेंटीमीटर के ऊपर लेंथ, 240 सेंटीमीटर लेंथ पर बैलेंस होती है। When it is connected by a 10 ohm resistance, then length is found to be 220 सेंटीमीटर। कहता है कि जब उसको हम क्या करते हैं, देखो शंट का मतलब होता है, शंट एक ऐसी डिवाइस होती है जो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। तो शंट का मतलब जहां पर आज समझ लेना रेजिस्टेंस की बात हो रही है वहां पर, यानी कि कुछ रेजिस्टेंस दिया है और वो रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 10 ओम। तो जब हम क्या करेंगे, उस सेल के अक्रॉस 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो उस टाइम पर जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी 220 सेंटीमीटर। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। तो देखिए बेटा, अगर आपका पोटेंशियोमीटर का हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ठीक है। तो ये तो बेसिक डायग्राम है, याद रखो। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ चेंज करना ही नहीं, ये तो हर जगह आपको एडिटिव लगा देना, कोई इश्यू है ही नहीं इसके बारे में। तो क्या करेंगे उसके बाद, जो ये जो डायग्राम है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जो डायग्राम बनाया था बिल्कुल वो बनेगा, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, ये मान लीजिए सेल है जिसका ईएमएफ कितना है E, ओके। और देखिए बेटा, इसके अक्रॉस हमने क्या जोड़ते थे, रेजिस्टेंस जोड़ते थे किसी की K2 के द्वारा, ठीक है। तो ये डायग्राम है आपका। अब देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या गिवन है बेटा आपको, देखिए कहता है कि जब हम क्या करेंगे, इस ये जो रेजिस्टेंस को जब हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ये जब कनेक्टेड नहीं है, यानी कि K2 को जब तक हमने इंसर्ट नहीं किया है, तो उस टाइम पर बैलेंसिंग लेंथ किसके इक्वल आई है, किसके इक्वल 240 सेंटीमीटर, दैट इज L1 गिवन है, किसके इक्वल बेटा 240 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। दूसरी बात, जब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी 10 ओम। जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और उस की को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ आएगी दैट इज L2, किसकी इक्वल होगी 220 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या दी गया, इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई कितनी है 10 ओम, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या फॉर्मूला आया था, आर स्मॉल आर इज इक्वल टू में L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू में कैपिटल आर। देखिए बेटा यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आपको गिवन नहीं है कि कौन सी बैलेंसिंग लेंथ L1 है कौन सी L2 है क्वेश्चन के अंदर, तो ध्यान देना जब आपको L1 कौन सा रखना है, जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि जो लेंथ ज्यादा होगी वो L1 कहलाएगी, जो लेंथ कम होगी वो L2 कहलाएगी। यानी कि L1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन L2, L1 जो होगी वो L2 से हमेशा बड़ी होगी। ये ट्रिक है, ये ध्यान रखनी है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि L1 इज ग्रेटर देन L2। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर जो बड़ी वैल्यू गिवन है लेंथ वो L1 रख देंगे, छोटी L2 रख देंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लेफ्ट में क्या बेटा स्मॉल आर, ये अपने को निकालना ही है। L1 गिवन है 240, L2 गिवन है कितना 220, तो क्या है बेटा 240 अपॉन 220 माइनस 1, इतना L1 अपॉन L2, L1 की वैल्यू पुट कर दिया, L2 रख दी, माइनस 1 है ही, इंटू में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है इधर 10 हो, तो साथ में क्या कर देंगे 10। तो देखिए क्या आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 240, एलसीएम लेंगे इधर, तो 240 माइनस 220 अपॉन 220 इंटू में 10, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो आप, जब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा 20 अपॉन में 220 इंटू में 10, ठीक है, दैट इज 200 अपॉन में 220, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या आया 20/22। अगर 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 10, नीचे आएगा 11, 10 अपॉन 11। इसको सोल्व कर लेना, जो भी सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी किसमें आएगी ओम में, ठीक है, जो भी सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी किसकी वैल्यू आएगी इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए बेटा एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है यहाँ से, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, कहता है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी से आपका क्या अभिप्राय है, हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को आप किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिखा द एबिलिटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर टू मेजर वेरी स्मॉल चेंज ऑफ पोटेंशियल, कहता है कि पोटेंशियोमीटर की वो एबिलिटी जिसकी वजह से पोटेंशियल में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो वो उसको मेजर कर लेता है, इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कहता है कि अगर पोटेंशियोमीटर अगर उसकी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल में थोड़ा सा भी चेंज आए और उस चेंज को वो आसानी से मेजर कर ले तो वो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कहलाती है। सो सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इज लार्ज इफ इट्स लिस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट इज स्मॉल। कहता है कि इसका मतलब क्या है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या ज्यादा होगी, कहता है कि जब उसकी लिस्ट काउंट कम होगी, यानी कि अगर वो उसकी लिस्ट काउंट जितनी कम होगी, किसी भी सिस्टम की मान लो, किसी भी ऑपरेटर की मान लो, जो उसकी लिस्ट काउंट जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी कब आई होगी, जब उसकी लिस्ट काउंट कम होगी, ठीक है। अब बात आती है कि सर लिस्ट काउंट से क्या मतलब है, तो हमने लिखा इधर देयरफॉर लिस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 मिलीमीटर लेंथ ऑफ वायर। कहता है कि वायर के 1 मिलीमीटर लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लिस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियोमीटर वायर की 1 मिलीमीटर लेंथ के अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट कहलाएगा पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो अगर आपको 1 मिलीमीटर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना तो कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में 1 मिलीमीटर, ऐसे ही निकालते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम फर्स्ट यूनिट के अंदर कर चुके हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, हमने इधर लिख भी रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन में लेंथ ऑफ वायर, यानी कि पूरी वायर के अक्रॉस कुल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है बटे में उस वायर की टोटल लेंथ, यानी कि सिंपली आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कह सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखो ये यूनिट लेंथ के अक्रॉस जब आप क्या करेंगे, पूरी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वायर की टोटल लेंथ से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो आ जाएगा। हमें तो कितने का चाहिए बेटा, 1 मिलीमीटर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू में 1 मिलीमीटर, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल वायर पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन में लेंथ ऑफ वायर इंटू में
1 मिलीमीटर, तभी तो आएगा। एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल हमने निकाल लिया और उसको हमने 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो किससे 1 मिलीमीटर क्या करो, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए पूरी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल। हमने लिखा वी वायर, यानी कि पूरी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बी अपन में एल वायर, यानी कि लेंथ ऑफ वायर, वायर की टोटल लेंथ इनटू में 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां से इस आपको पता है पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसके इक्वल होता है, आई वायर इनटू में आर वायर, यानी कि आई इनटू में आर, आई क्या है करंट अक्रॉस द वायर इनटू में आर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अपॉन में कैपिटल एल, एल वायर मतलब लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर की बात हो रही है यहाँ पर। फिर उस पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, उस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है और उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो वी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आई आर। तो ठीक है, हमने आई आर पुट कर दिया तो क्या होगा, आई इंटू आर अपॉन में एल इंटू में 1 मिलीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारी लिस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब हम देखते हैं आगे हमने क्या लिखा है, इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, यानी कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को हम किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा हमने यहां पर लिखा सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स लिस्ट काउंट। देखो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी भी वायर की लिस्ट काउंट जितनी कम होगी उसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ही कम, उतनी ही ज्यादा होगी। अगर किसी पोटेंशियोमीटर की लिस्ट काउंट जितनी कम होगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही हाई होगी। इसलिए हमने यहां पर लिखा कि अगर किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लिस्ट काउंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि पोटेंशियोमीटर की अगर हम लिस्ट काउंट को डिक्रीज कर देते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर लिस्ट काउंट को किस प्रकार से डिक्रीज करेंगे, तो हमने इधर लिखा लिस्ट काउंट कैन बी डिक्रीज बाय आइदर डिक्रीजिंग करंट और बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। कहता है कि लिस्ट काउंट को डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो उस वायर के अक्रॉस जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखा बाई आइदर बाई डिक्रीजिंग करंट, या तो हमें करंट को डिक्रीज करके हम उसकी लिस्ट काउंट को डिक्रीज कर सकते हैं, और बाई इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, और या उसकी वायर की यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को इंक्रीज करके। ठीक है, तो लिस्ट काउंट को किस प्रकार से डिक्रीज किया जा सकता है, या तो उसके अक्रॉस जो करंट पास हो रहा है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करके, या पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को डिक्रीज करके। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट भी होता है। इस यूनिट का थोड़ा सा पार्ट रहता है, यानी कि उसका करंट का हिडन इफेक्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।